प्यार की गांठ। उस शाम अचानक एक जानी पहचानी सूरत मुझे न्यू मार्केट में चहलकदमी करते हुए दिखी। जूली। एक क्षण के लिए लगा ये मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। वो जैसे ही एक गारमेंट की दुकान में घुसी, उसे करीब से देखने के प्रयास में मैं भी उसी गारमेंट की दुकान में घुस गई। चेहरे पर उम्र का एहसास साफ दिख रहा था। एक गहरे बदन की जूली ने नीली जीन्स के ऊपर रंगीन कमीज पहन रखी थी। हील वाले सैंडल उसे भले ही नवयौवना नहीं बना रहे थे, फिर भी उसकी चाल का फुर्तीलापन यही बता रहा था कि वो अभी भी खुद को किसी से कम नहीं आंकना चाहती। जूली। बेसाख्ता मैंने उसे पुकारा तो उसने मेरा चेहरा ऊपर किया। सुम्मी, मैं गलत तो नहीं कह रही? सामने से आवाज आई। बिल्कुल नहीं। और फिर आगे बढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। उसने एक सुंदर सा स्कार्फ और प्लाजो खरीदा। फिर थोड़ी बहुत औपचारिकता के बाद मुझे पास के ही रेस्टोरेंट में ले गई। पुरानी यादों को ताजा करने की इच्छा तो मेरे मन में भी थी। यहाँ आना कैसे हुआ? टेबल पर बैठते हुए जूली ने पूछा। नंदी यहीं पर सेटल है। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी है। बहू भी उसी के साथ काम करती है। आजकल फैमिली वे में है, इसलिए आना जरूरी था, मैंने जवाब दिया। तभी वेटर कॉफी लेकर आ गया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? जिज्ञासा मुझे भी थी। इंटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ। आसिफ अली रोड पर मेरा ऑफिस है। बेटा बहू कहाँ है? मेरे सवाल पर उसका चेहरा उतर गया। मैं उसके मनोभावों को समझ नहीं पा रही थी। सारे सवाल यही पूछ लोगी क्या? कॉफी पीकर हम दोनों चहकते हुए बाहर निकले तो जूही ने पर्स में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मुझे देते हुए बोली, फिलहाल तो कुछ समय तो दिल्ली में ही रहोगी ना? किसी दिन मौका मिले तो फोन करके मेरे घर आ जाना, तभी खुलकर बातें करेंगे। उसने मेरे लिए टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर को लोकेशन बताकर कार पार्किंग की तरफ मुड़ गई। रास्ते भर एक बात मेरे जहन में कौंती रही कि क्या बातें खुलकर करेगी जूही। ऐसा कौन सा राज दफन है उसके सीने में जिसका खुलासा करेगी? बेटे के सवाल पर वो चुप क्यों हो गई? सीधे सीधे बता देती पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है। बहरहाल उम्र के 60वें पड़ाव पर भी वो मुझे बेहद चुस्त, दुरुस्त और खुश मिजाज दिखाए। मैंने जूही के कथन का मान रखा और अगले हफ्ते उसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। ढेर सारी बातें करनी थी उससे। जूली के साथ मेरी बॉन्डिंग कमाल की थी। इसकी वजह थी जूली का पारदर्शी स्वभाव। उसे जो भी कहना होता बिना किसी छल कपट के साफ साफ कहकर अपना मन हल्का कर लेती। पढ़ने में वो शुरू से अच्छी थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद उसे प्रथम प्रयास में ही आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला मिल गया था। चेहरे का रंग थोड़ा दबा था, बस यही एक खामी थी जिसके लिए उसके मन में कभी भी मलाल नहीं हुआ। हमेशा एक ही बात कहती, अपनी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत से मैं लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जगह जरूर बना लूंगी। और उसने जगह बनाई भी थी। अपने क्षेत्र में वो हमेशा शीर्ष पर ही रही थी। मिलनसार इतनी कि मिनटों में किसी को अपना बना लेती। उसके कई क्लासमेट्स जो स्कूल से ही उसके दोस्त थे, अक्सर उसके घर आते जाते रहते थे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसे किसी विशेष लड़के में रुचि थी। उल्टा उन सब के जाने के बाद मैं उसे छेड़ती, इनमें से कौन तुझे सबसे अच्छा लगता है? वो अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे घूरती, फिर हंस देती। जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से मुझे अलग से वैसे कोई पसंद नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बाद में पता चला उसका अपना बैचमेट शुभेंदु से अफेयर चल रहा था। इस बात का अंदाजा तो मुझे काफी पहले ही हो गया था, क्योंकि मैं भी तो गुजर चुकी हूँ उम्र के उस पड़ाव से। पहले अपना काम करते हुए वो कभी फोन चेक नहीं करती थी। अब जरा सी फुर्सत मिलते ही वो फोन से चिपक जाया करती थी, बल्कि अपना मोबाइल अपने साथ ही रखती थी। उम्र की बंदिश न होती तो शायद ही उसके घर वाले इस शादी के लिए तैयार होते। कहाँ शुभेंदु की सुनिश्चित आय वाली नौकरी,
कहाँ जूही का भारी भरकम पैकेज। अचानक टैक्सी रुकने की चरमराहट सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई थी। कार्ड पर लिखे एड्रेस को खोजती हुई मैं सही स्थान पर पहुंच गई थी। दिल्ली के एक पोश इलाके में उसका फ्लैट था। घर का इंटीरियर देखकर लगा उसकी इंटीरियर का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। टेबल पर रखे फाइलों के ढेर और बार बार बजती फोन की घंटियां उसकी व्यस्तता का सबूत थी। दरवाजा जूही ने ही खोला था। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई। फिर बोली, अब तुम 4-5 दिन यही रहो। मैं भी काम से छुट्टी ले लेती हूँ। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। बेटे बहू ने सिर्फ आज की इजाजत दी है। मैं मुस्कुरा कर बोली, अब क्या तुम्हें उनकी इजाजत लेकर जीना होगा? उम्र के इस पड़ाव पर भी मुक्ति नहीं। जूली ने चुहलबाजी की। तुम तो जानती हो, औरत की स्थिति दांतों तले जीभ की तरह होती है। मायके में पिता भाई तो ससुराल में पति पुत्र। इनकी सुरक्षा कवच में ही हमारा वजूद सुरक्षित है। गलत, बिल्कुल गलत। जूली का स्वर तेज हो गया। दरअसल हम औरतें हिम्मत ही नहीं जुटा पाती इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की। तोड़कर मिलेगा क्या? जूली चुप्पी साधे रही। मैंने पुनः अपनी बात जारी करते हुए कहा, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। इतना सुनते ही जूली की भ्रुकुटी तन गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि औरतें थोड़े में ही अपने आप को क्यों सीमित रखे। इसी रूढ़िवादी मेंटेलिटी का ही तो पुरुष फायदा उठाता है। खुद ऑटोक्रेट बनकर शासन करता है और औरतों को कुछ में ही सिमटाकर ताउम्र एहसान जताता रहता है। जूही गलत नहीं कह रही थी। माँ ने अपनी पूरी उम्र पापा और हम बच्चों की खिदमत में होम कर दी, लेकिन उन्हें पापा जैसी स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। पढ़ी लिखी थी, आर्थिक फैसले की बात तो दूर, कभी शेयर मार्केट या बैंकिंग जैसे विषयों पर बात करने की कोशिश भी करती तो पापा चिढ़ जाते। कभी भूले से भी अपनी कमाई का रहस्य नहीं खोला। माँ को छोटे से छोटे फैसले के लिए भी पापा की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो स्त्री होने के एक अभिशापित जीवन की ऐसी बेड़ियों में जकड़ी रही जिनसे वो आजन्म मुक्त नहीं हो पाई। बदले में बहुत हुआ तो पापा ने माँ के नाम एक मकान बनवा दिया था। माँ इसी में खुश थी कि पापा ने उनका मान रखा। इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया कि बुढ़ापे में इस मकान का क्या करेगी। ज्यादा से ज्यादा रहने का ठिकाना। कल को बच्चों ने बेरुखी दिखाई तो क्या मकान बेचकर अपनी जरूरतें पूरे कर पाएंगी? क्या अकेले में मकान बेचना आसान होगा? पापा के जाने के बाद वो पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर ही निर्भर रही। पति पुत्र की खुशी में ही एक औरत की खुशी है। मेरा संस्कारी मन पुनः मुझे मूल विषय पर ले आया। मैं तो ऐसा नहीं मानती। पति पत्नी में अगर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है तब तो औरत अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकती है, वरना औरत के लिए वो घर घर नहीं जेल खाना है। कितना भी कमाए, घर को सजाए संवारे, काम करे, रिश्ते निभाए, लेकिन पुरुष की नजर में औरतों की स्थिति एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कितने पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों की योग्यता पर नाच करते हैं। जूही के तेवर कड़े थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शादीशुदा जिंदगी को लेकर उसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। न उसके पति की आवाज सुनाई दी, न ही बच्चों की। बातचीत का प्रसंग बदलने के विचार से मैंने पूछा, शुभेंदु नहीं दिख रहे हैं? मैं जानती थी तुम ये प्रश्न जरूर करोगी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर कहा भी है तो इसमें नया क्या है? सदियों से गलती हमेशा औरतों की तो होती है। हम इस परंपरा को निभाने में अभ्यस्त हो चुके हैं। उसने अपना कंधा उचका कर कहा, मगर मैंने इस गलती को सुधारा है। पीपल शुड चेंज देयर चीप मेंटेलिटी। दे शुड कीप लॉजिकल थिंकिंग, नॉट टू बी मिथ बिलीवर। जूली का कथन अबूझ पहेली की तरह था। मैं असमंजस में पड़ गई। मैं जानती हूँ तुम भी यही कहोगी कि निभाना तो औरत को ही पड़ता है, कभी परिवार की खातिर तो कभी समाज की खातिर।
हर औरत कोशिश करती है। कोशिश मैंने भी की थी। तभी उसकी काम वाली बाई आ गई। खाने में क्या लोगी, वेज या नॉन वेज? मैंने नॉन वेज छोड़ दिया है। मेरी बात पर उसने जोर से हंस दिया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मत समझना कि बुढ़ापे में सात्विक हो जाओगी तो ईश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग में रहने की जगह बना देंगे। स्वर्ग नर्क सब यही है। वैसे भी भगवान ने स्त्रियों के लिए स्वर्ग बनाया ही कहाँ है। पूरी जिंदगी शतरंज का मोड़ा ही बनी रही। पूरे घर को बांधने के प्रयास में ये जान ही नहीं पाई कि जिस डोर से सबको बांधने का प्रयास कर रही थी वो डोर ही कच्ची थी। जितना बांधने की कोशिश करती उतनी ही डोर टूटती जाती और गांठ पड़ जाती। जोली ने थी शब्द का इस्तेमाल किया तो कुछ कुछ माजरा मेरी समझ में आ गया। शुभेंदु आर्किटेक्ट था और मैं इंटीरियर डेकोरेटर। एक साथ काम करते हुए कब हम एक दूसरे के करीब आते गए पता ही नहीं चला। मेरा प्रेम युवा मन का कोरा भावुक प्रेम नहीं था, न ही सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही था। शुभेंदु ने मेरी प्रतिभा और व्यक्तित्व को स्वीकार किया था और मैं उसके स्वभाव की मैच्योरिटी और शराफत की तरफ आकर्षित हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति से भी उबार लेगा। लेकिन शादी के बाद शुभेंदु कैसे बदल गया कि पता ही नहीं चला। सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन मेरी सराहना तो दूर, मुझे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जाती। कभी मेरी तुलना उसकी बहनों से की जाती तो कभी माँ से। हैरान परेशान सी मेरी आंखें शुभेंदु का सहारा ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन उसके पास तो जैसी सब कुछ छुप गया था मुझे देने के लिए। माँ के हाथों में थमी डोर के इशारे पर नाचने वाला शुभेंदु एक ऐसा पति था जो संबंधों की गरिमा को ही नहीं पहचान पाया। माँ माँ होती है, बहन बहन, सबके अधिकार अलग है, सीमाएं बटी है, फिर टकराहट कैसी। इन तुलनाओं से उसने अपने घर का वातावरण नारकीय बना दिया था। माँ के सामने मेरी आलोचना करता और बंद कमरे में चार दीवारों के बीच मुझे आलिंगबद्ध करके मेरी तारीफों के पुल बांधता। हो सकता है शर्मवश ऐसा करता हूँ। पति पत्नी के बीच शर्म कैसी? वो मुझसे कम कमाता हो या ज्यादा, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मायने रखती थी तो वो पारदर्शिता जिसकी कसम हमने 7 पैरों के बीच ली थी। जूली की इन बातों में दम था। वो आगे बोली, ब्याह के कुछ दिनों बाद ही लोगों के फोन आने शुरू हो गए। हमें उन असाइनमेंट्स को पूरा करना था जिन पर विवाह से पूर्व हमने सिग्नेचर किए थे। चारों तरफ फैले कलेश और तनाव से बचने के लिए एकमात्र तरीका भी यही था कि हम दोनों पति पत्नी खुद को अपना करियर बनाने में व्यस्त कर लें। लेकिन शुभेंदु काम करना ही नहीं चाहता था। अगर उसे समझाती तो वो अपना आपा खो बैठता। दया दिखाती तो छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगता। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। चिड़िया भी जब घर लौटती होगी तो वो 2 पल सुस्ता लेती होगी, लेकिन वो सब मुझ पर ऐसे टूटते जैसे कबूतरों के झुंड दाना डालने पर टूटते हैं। पैसा देते समय बुरा नहीं लगता था, लेकिन अपनी सारी सैलरी देकर शुभेंदु के सामने हाथ फैलाऊं ये मुझे गवारा नहीं था। हद हो गई जब वो मुझ पर हाथ उठाने लगा। तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्यालु हो उठा होगा। जब पति की सफलता पर पत्नी इतरा सकती है तो पति क्यों नहीं? पति सोचे कि औरत हर हाल में उसकी संपत्ति है, इसलिए उसकी हर चीज पर उसका अधिकार है, तो मैं ठोकर मारती हूँ इस सोच पर। मैं उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली गुड़िया नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली जीवन साथी थी। जब पति पत्नी के बीच भावनाओं की कोई जगह ही ना हो तो एक तरफा इस रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? बेटा कहाँ है? उसी के पास है। कहता था अगर बेटा नहीं दोगी तो तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। मैं नहीं जानती, वो सीधे सपाट शब्दों में बोली। मैं पीछे मुड़कर देखने में विश्वास नहीं करती। अपनी बिंदास जीवन शैली पर मुझे गर्व है। मेरी जैसी महिलाएं की मित्र मंडली है यहाँ।
आए दिन सैर सपाटे, दावतें होती रहती हैं। जूली का विश्वास देखने लायक था। किसी पुरुष साथी की जरूरत महसूस नहीं हुई कभी। वो खिलखिलाकर हंस दी। पुरुष का साथ गुनगुनी सुबह की तरह हो तब ना। यहाँ तो पहला दिन ही जेठ की दोपहरी की तरह तपता रहा। दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने जूली के जज्बे को दिल से सलाम किया और फिर उससे एक भावपूर्ण विदाई लेकर भारी कदमों से घर की तरफ रुख किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।